magnetic field due to a infinitely long straight current carrying wire या straight conductor. अब हम देखने वाले हैं यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से किसी भी पॉइंट पर, है ना, एट एनी पॉइंट. तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम इसको करने से पहले पहला केस करेंगे फाइनाइट वायर के लिए. फॉर फाइनाइट वायर, देखिए साहब, तो जो काम हम फाइनाइट वायर के लिए करेंगे उसी को फर्दर हम स्पेशल केस बना करके इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो इसका डेरिवेशन होता इसी तरीके से है. So let's suppose we are having some wire XY वायर मान लिया, या ऊपर वायर ले लेते हैं, नीचे X ले लेते हैं, ये XY. और इसकी वजह से हमें लेट्स सपोज किसी पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पूरे वायर के अंदर. इस पूरे वायर में लेट्स सपोज करंट फ्लो हो रही है, इट इज कैरिंग द करंट, स्ट्रेट वायर है और फिक्स वायर है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का. तो और इसकी लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे. सो ये डिस्टेंस हमको दे रखी है P पॉइंट से यहां तक की A, स्मॉल a, कि द वायर द पॉइंट P इज सिचुएटेड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द वायर. ठीक, तो आपको फाइंड करनी है कि इस फाइनाइट वायर XY के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा. तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, तो हमने क्या किया, इसके लिए इस वायर पे एक एलिमेंट ले लिया, लेट्स सपोज ये P और ये पॉइंट Q. इस वायर पे कहीं पे एक करंट एलिमेंट ले लेंगे. करंट एलिमेंट क्या होता है, एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्ट्रेट वायर एलिमेंट, छोटा सा एक टुकड़ा इस वायर का जो बहुत ही स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. सो हमने लेट्स सपोज यहां पर इस पॉइंट O पर इसको ओरिजिन मान लिया, और यहां पर समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं इसको, ठीक है. सो दिस इज DL वेक्टर. तो DL वेक्टर का एक करंट एलिमेंट ले लिया जो ओरिजिन पर सिचुएटेड हमने मान लिया, ठीक है. DL वेक्टर की डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक, लेट्स सपोज इस करंट एलिमेंट की जो डिस्टेंस है, ये जो DL वेक्टर हमने बनाया, ठीक है, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक दे रखी है, मान लीजिए कितनी, L. तो हम यहां से इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दें, तो ये तो हो चुका है हमारे पास DL वेक्टर O वेक्टर से. और अगर इस P पॉइंट को इसको ज्वाइन कर दे तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा इस P पॉइंट के साथ, और इसी तरह से Y पॉइंट को भी P से ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेगा. तो हमने एक एंगल बना दिया, इनको पहले ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया, लेट्स, और यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं, X को. ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये A डिस्टेंस दे रखी है हमको. लेट्स सपोज ये एंगल बोल दिया गया है X से, जो लास्ट एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है अभी मैंने. लेट्स सपोज ये एंगल है φ1 और ये एंगल है φ2. इसका मतलब हमारा जो एंड पॉइंट्स हैं वो P पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कितने एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, φ1 एंड φ2. अब हमें तो लेकिन बायो सावर्ट्स लॉ पता होता है
कि अगर किसी करंट एलिमेंट जिसमें से आई डीएल वेक्टर से आई करंट फ्लो हो रही हो तो हम क्या करते हैं, वहां से एक एंगल देते हैं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि बहुत नीचे हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ यहाँ पर, ताकि वो एंगल यहाँ से भी बनाना पड़ेगा मुझे। ये O ले लिया और ये डीएल वेक्टर ले लिया, इसका ये L हो गया। ये है दिखने में बड़ा बनाया है, ध्यान रखना है ये कितना सा है। अगर ये L वेक्टर है तो ये इतना सा ही है, यानी कि एक पॉइंट है जितनी ही इसकी क्या है, इस लेंथ है। सो इन चीजों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। केवल शो करने के लिए हम बड़ा बना रहे हैं। अब यहां से अगर मैं इस O पॉइंट को ज्वाइन कर दूं इस P पॉइंट के साथ, सो इस P पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, 1 सेकेंड। सो ये मैंने ब्लू लाइन से ज्वाइन कर दिया है इसको। सो लेट्स सपोज दिस डीएल वेक्टर, दिस इज आवर डीएल वेक्टर थ्रू विच सम करंट आई इज फ्लोइंग, और ये O पॉइंट है डीएल वेक्टर की, इससे जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी नोन एज इट्स आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज लिख दूं तो सिंपली आर। और लेट्स सपोज ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज थीटा। So what is theta here? Theta is the angle between dl vector and r vector. आप चाहो तो इसको r vector ही लिख दो, हटाओ, ठीक है, r vector। तो ये कुछ चीजें हमने यहां पर मेंशन कर दी है सर, है ना। What is theta? Angle between dl vector and r vector। तो इस p पॉइंट पर इस डीएल आइडियल वेक्टर जो एलिमेंट करंट एलिमेंट है, इसके कारण अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी, वो भी एक वेक्टर होगा। ऐसे स्मॉल स्मॉल ये पूरे वायर को हम ऐसे छोटे 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 स्मॉल करंट एलिमेंट्स में डिवाइड करते जाएं और हर एक के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लें और इन सबको ऐड कर दे तो इस पूरे वायर के कारण पी पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इन सभी के कारण अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो कैसे निकलेगी, डीएल क्रॉस आर। ये है हमारा डीएल, कहीं पे भी लूंगा तो डीएल ऊपर इस डायरेक्शन में ही, ये पूरा का पूरा सिस्टम कौन से प्लेन में नजर आ रहा है, ध्यान से देखें तो एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो इसका मतलब हमारा जो डीएल वेक्टर है वो भी एक्स वाई प्लेन के अंदर ही सिचुएटेड है। और ये जो आर वेक्टर किसी का भी ले लो आप, आर वेक्टर भी इसी एक्स वाई प्लेन में ही होगा और इनके बीच में कोई भी थीटा जो भी चेंज होते जाए। तो डीबी की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है इस पॉइंट पर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम कैसे फाइंड करते हैं, ए से बी की तरफ ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ, तो थंब किधर आ रहा है, इनवर्ट। तो मैं चाहे इसके लिए निकालूं, इसके लिए निकालूं, सभी के अंदर डीएल वेक्टर ऊपर, थीटा इधर की तरफ, मतलब आर वेक्टर इधर की तरफ ही होगा, हमेशा थंब इधर ही आएगा। या फिर आप ठक ठक रूल जैसे मैंने बताया, करंट की डायरेक्शन में थंब देखो और जिधर आपका वायर है वहां पर देखो ये कैसे हो रहा है, ठक 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 अंदर जा रही है, तो हर एक के कारण अंदर आएगी। तो जितने भी एलिमेंट्स लोगे हर एक के कारण पी पॉइंट पर डायरेक्शन किधर आ रही होगी, इनवर्ट, इनवर्ट। सो ये होता है डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स निकाले जाएंगे उन सभी के कारण डायरेक्शन कहां आएगी, इनवर्ड ही आएगी। सो ओवरऑल फाइनल डायरेक्शन अगर सभी डीबी को ऐड कर दिया जाए तो डायरेक्शन वाइज तो इनवर्ड ही आएगी। तो ये मैंने डीबी की डायरेक्शन लिख दी पॉइंट पी पर, दिस इज इनवर्ड। सो अब हमारा एम हो गया कि अगर ऐसे हमें बहुत सारे निकालने तो एक को निकाल लूं और उसका इंटीग्रेशन कर दूं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, जहां से मेरे एंड पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं। स्टार्ट अगर एक्स से मान रहे हैं तो वाई पे खत्म हो रहे हैं। एक्स पी के साथ कितना एंगल बना रहा है, φ1, वाई कितना बना रहा है, φ2। φ1 अगर इसको रेफरेंस लाइन मान ले तो φ1 इज लाइन बिलो, यानी कि माइनस φ1, और ये लाई कर रहा है ऊपर तो ये प्लस φ2। तो लिमिट क्या लेंगे हम, माइनस φ1 से φ2। तो जब भी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तब ध्यान रखना है कि लिमिट हमें क्या लेनी है, माइनस φ1 से φ2, पहली चीज। दूसरी चीज,
अच्छा सॉरी, थीटा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे तो सही लिखा, एंगल बिटवीन, ये है ना थीटा। तो लेट्स सपोज दिस एंगल इज फाई। थीटा क्या है? एंगल किसके बीच का बोल रहा हूं मैंने बोला सही, गलत जगह पे लिख दिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। सो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। और लेट्स सपोज इस एंगल को हमने मान लिया है फाई। हमारा फाइनल एम ये होना चाहिए, क्योंकि अगर थीटा हम डीएल वेक्टर आर वेक्टर के बीच में मान रहे हैं, लेकिन फाइनल लिमिट्स फाई की टर्म्स में चलनी चाहिए, फाई 1 और फाई 2। तो हम थीटा को चेंज करेंगे फाई में, क्योंकि करंट एलिमेंट लिया तो उसके रेस्पेक्ट में फाई 1 फाई 2 के रेस्पेक्ट में हमने एक जनरल फाई मान लिया, और फिर फाई की लिमिट ही हम पुट कर देंगे फाई 1 फाई 2 माइनस फाई 1 से फाई 2। तो हमारा फाइनल आंसर किस में आ जाएगा? फाई 1 और फाई 2 की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है। सो अब इसको यहां पर हम प्रोसीड करते हैं। ये सारी चीजें पहले तो बताइए, पूरा डायग्राम कितनों को अच्छे से क्लियर हो चुका है कि क्या क्या चीजें मैंने बोली है? सो अब देखिए साहब, यहां पर अब हम हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करंट एलिमेंट की बात करेंगे। तो हमारी स्टेप 1 क्या होनी चाहिए? बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करना। नाउ फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, एक्चुअल में करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर होता है। बहुत सी जगह डीएल वेक्टर भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। करंट एलिमेंट बोल रहे हो तो आइडियल वेक्टर, स्मॉल एलिमेंट बोल रहे हो तो डीएल वेक्टर, दोनों ही ठीक है। फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर बाय अप्लाइंग बायो-सावर्ट्स लॉ, बाय अप्लाइंग बायो-सावर्ट्स लॉ। अच्छा, ये जो हम कहानी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, जिसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, कि बायो-सावर्ट लॉ को यूज करके हम एक इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। ठीक है। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin theta upon r square, where theta is angle between dl vector and r vector, dl vector and r vector। ठीक है, ये कहानी हो गई। अच्छा, अब लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि थीटा तो हमने एज्यूम कर रखा है, क्योंकि डीएल हम कहीं पे भी ले सकते हैं ना। और एक डिस्टेंस आपको क्या पता है यहाँ पर? OQ। OQ डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है? L। ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में हमने DL लिया है। ठीक है। अच्छा, तो हमारा काम है कि ये जो भी चीजें हमें गिवन क्या क्या है। अगर गिवन की बात करूं तो आपको माइंड में फिट करके रखना है कि गिवन हमें करंट पता है, करंट जा रही है, करंट जा रही है, और आपके पास यहां थीटा नहीं है, आपको क्या दे रखा है? फाई 1 फाई 2 ये आपको दे रखा है। सो और फाइन, तो इसका मतलब, और ए दे रखा है, ए डिस्टेंस, तो आर भी हमने मानी है। फाइनल आंसर जो गिवन टर्मिनोलॉजीज है, गिवन टर्म से उन्हीं में आना चाहिए, यानी कि आई फाई 1 फाई 2 ए। इसका मतलब इसमें बाकी जो भी चीज आपको नजर आ रही है इनके अलावा, ऑल दीज थिंग्स शुड बी कन्वर्टेड इन दीज टर्म्स ओनली। इसका मतलब थीटा शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ फाई 1 फाई 2 या फाई। R और DL इट शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ A, क्योंकि L भी हमने मानी है, DL भी हमने मानी है, R भी हमने मानी है। गिवन हमें सिर्फ ये था कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, वहां पर फाइंड करो। अगर X और Y आर मेकिंग सम एंगल फाई 1 एंड फाई 2, देन बस इतना सा आपको गिवन था, इफ I करंट इज फ्लोइंग। सो इन 4 डेटास में, तो अब कैसे, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ही कन्वर्ट करना है। तो रीजन है कि ये टर्मिनोलॉजी इनमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब यहां पे क्या करें। नाउ अगर ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ये एक राइट एंगल दिख रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इन राइट ट्राइंगल ओ क्यू पी, ये फाई है, ये थीटा है और ये 90 है। सो 90 प्लस थीटा प्लस फाई शुड बी 180। So theta plus phi is 90 degree. So theta has been converted in terms of phi, 90 minus phi.
तो थीटा 90 माइनस फाइव, तो साइन थीटा विल बी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव और साइन 90 माइनस समथिंग क्या होता है कॉस फाइव। सो दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करें, cos फाइव को भी ध्यान से देखिए इसी ट्राइंगल के अंदर, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड में सिंपली r बोल दूं तो ये ट्राइंगल हमें नजर आ जाना चाहिए, ये a, ये r, ये फाइव। तो फाइव के रेस्पेक्ट में ये इसका बेस है, ये इसकी परपेंडिकुलर है और r इज द हाइपोटेनियस। तो cos फाइव क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले बेस है a, हाइपोटेनियस है r। तो यहां से ध्यान से देखें cos फाइव कैन बी रिटन एज a अपॉन r, a अपॉन r। तो ये cos फाइव की वैल्यू हो गई। तो यहां से क्या मैं r को निकाल सकता हूं क्या इजीली, r विल बी इज इक्वल टू a अपॉन cos फाइव। तो मैंने r को देखो किस में कन्वर्ट कर दिया, a में। तो ये क्या बन गया, r इज इक्वल टू a sec फाइव, r इज इक्वल टू a sec फाइव। मेरा काम था r को a की टर्म्स में लाना, आ गया। तो a और फाइव की टर्म्स में आ चुका है, r आ गया, खत्म। अब मेरा काम बचा, और साइन थीटा मैं लेके आ ही चुका हूं, cos फाइव बन ही गया मेरा साइन थीटा। अब मेरा काम है सिर्फ dl को कन्वर्ट करना। ठीक है, सो देखिएगा dl को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं क्विकली इसको करूंगा क्योंकि बस अभी लास्ट 5 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना है मुझे। सो देखिएगा, अब हम बात करें dl की। dl किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, l के रेस्पेक्ट में। और हमें पता क्या है, a हमें पता है, l हमारे लिए अज्यूम्ड है। तो l और a में रिलेशन देखना चाहूं तो मैंने क्या किया, जो पता करना है उसको ऊपर, जो पता है नोन है वो नीचे। l अपॉन a इसी ट्राइंगल के अंदर देखूं OQP में, तो l अपॉन a बन रहा है यहां पर, ये l परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साहब 10 क्या 5। सो l की वैल्यू मिल गई मुझे, l भी मैंने कन्वर्ट कर लिया a tan 5। लेकिन हमारे यहां पर तो फॉर्मूले में l है ही, यहां तो dl है। तो l से dl कैसे लाऊं, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू 5, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू 5 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, L का डिफरेंशिएशन dl अपॉन d5 विल बी इज इक्वल टू a, और tan फाइव का डिफरेंशिएशन फाइव के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लिख दूं sec स्क्वायर 5, तो sec स्क्वायर 5। इस d5 को इधर भेज दूं तो ये बन गया, देखो dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर 5 d5, इक्वेशन नंबर 4। मेरा एम कंप्लीट हो गया, dl मिल गया, फाइव a और फाइव की टर्म्स में साइन थीटा मिल गया, r मिल गया, सबको सब्स्टिट्यूट कर दूं, db मिल गया। सो बाय 2 3 4 into 1 we get, what do we get, db is equals to mu naught upon 4 pi I, dl बोले तो a sec स्क्वायर 5 d5 into sin theta cos 5 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r की वैल्यू a sec 5 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर 5। sec स्क्वायर 5 से sec स्क्वायर 5 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, हमारे पास बच गया सिर्फ db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I cos 5 d5, cos 5 d5 अपॉन a। ये हो गया साहब, देखो हमारा एम कंप्लीट। इक्वेशन नंबर फिफ्थ आ गई। अब क्या कर दूं, उसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड विद इन द लिमिट -51252। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेटिंग दिस, b विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db, और db का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -5 से +5 तक, और ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a cos 5 d5। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट करंट, a फिक्स द डिस्टेंस कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड, b हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a -5 से 5 cos 5 d5, और हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दे। cos 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है सब,
साइन फाई साइन फाई। तो b हो गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन फाई एंड लिमिट -φ1 से φ2। हमेशा ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, इतना पता है आप लोगों को। तो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन φ2 माइनस साइन -φ1। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये साइन -φ1 लिख रखा है भाई मैंने, माइनस साइन -φ1। ठीक है, तो सिंस साइन माइनस थीटा इज नॉन एज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा प्लस। सो बी क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन φ2 प्लस साइन φ1। दिस इज आवर डेरिवेशन। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट वायर। दिस इज द इक्वेशन 6। ठीक है, सो यहां तक बोलिए कितनों को फाइनाइट वायर के कारण समझ में आ गया प्रॉपर्ली पूरा?